अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटे। ओपन योर बियोलॉजी बुक, पेज नंबर 44 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ा रही थी किडनी डिसऑर्डर्स, ठीक है। किडनी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स थे, जो डिजीजेस थी, वो हमने पढ़ी। लास्ट डिजीज में हमने क्या पढ़ा था? किडनी फेलियर, जिसको हम रीनल फेलियर भी कहते हैं, कि किडनीज जब अपना फंक्शन परफॉर्म करने बंद कर दें तो उस केस में हम उसको क्या कहते हैं कि किडनी जो हैं वो फेल हो गई हैं, किडनी का फेलियर हो चुका है। किडनी फेलियर में मैंने आपको क्या बताया था कि बेटे जब एक या दोनों किडनीज, बाजुकात एक किडनी का फेलियर होता है, बाजुकात क्या होता है कि दोनों किडनीज ही जो हैं वो फेल हो जाती हैं, यानी कि राइट और लेफ्ट बोथ किडनीज जो हैं वो अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहती, ठीक है। तो जब एक या दोनों किडनीज जो हैं अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, वेस्ट मटेरियल ब्लड से जो है वो रिलीज नहीं करती, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? किडनी फेलियर कहते हैं। किडनी फेलियर के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। इसके सिम्टम्स मैंने आपको बताए थे। इसके सिम्टम्स क्या थे कि ब्लड के अंदर वेस्ट मटेरियल की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है, बॉडी का जो वॉल्यूम है, बॉडी के अंदर जो फ्लूइड का वॉल्यूम है बेटे वो इंक्रीज हो जाता है, वेट लॉस होता है, यूरिन के अंदर ब्लड आता है, लेग्स में, फेस पे और फीट पे जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। इसके काजेज क्या थे? काजेज मेन इसके क्या थे? लॉन्ग टर्म डायबिटीज़, यानी कि अगर कोई पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पीरियड से, बहुत ज़्यादा अरसे से शुगर से जो है वो इन्फेक्टेड हो, उसको डिजीज़ हो शुगर, जिसको आम लैंग्वेज हम शुगर कहते हैं, वैसे तो डायबिटीज़ मिलिटस इसका नाम है। इसके अलावा हाइपरटेंशन अगर आपको हो, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता हो, उस केस में भी किडनीज जो हैं वो फेल हो जाती हैं। डिहाइड्रेशन है, स्वेयर किडनी इन्फेक्शन है, या ओवर यूज़ अगर आप कुछ मेडिसिन का करें तो उस केस में भी आपकी किडनी जो हैं वो फेल हो जाती हैं। लास्ट में क्या था कि किडनीज के अंदर आपके अगर स्टोन हो या कोई फिजिकल डैमेज जो है वो किडनी को पहुंचे तो भी किडनी फेलियर हो जाता है। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था किडनी फेलियर। अभी तक जितने भी डिसऑर्डर्स हम बाकी चैप्टर्स में ही पढ़ते आए थे, इस चैप्टर में भी हमने शुरू में किडनी स्टोन पढ़ा था। हर डिसऑर्डर के बाद हमने उसकी ट्रीटमेंट पढ़ी थी, ठीक है ना। जैसे अभी लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? किडनी स्टोन। तो वहाँ पे मैंने आपको दो जो है उसकी ट्रीटमेंट बताई थी। एक ट्रीटमेंट जो थी लेज़र के ज़रिए जो उस किडनी स्टोन को ब्रेक किया जाता था बेटे, एक वो था। और अगर स्टोन का साइज इंक्रीज होता था तो उस केस में क्या होता था? सर्जरी जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते थे। इसी तरह अगर आपकी किडनी का फेलियर हो जाता है तो उस केस में भी किडनी की कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है। नंबर 1 ट्रीटमेंट जो है डेट इज नोन एज डायलिसिस, ठीक है। और डायलिसिस या दूसरा इसका मेन क्या होता है? अगर डायलिसिस जो है वो पॉसिबल ना हो तो फिर क्या होता है कि किडनी जो है उसका ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो किडनी फेलियर के केस में जो ट्रीटमेंट किए जाते हैं वो आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, अगर आपकी किडनीज जो हैं बेटे वो फेल हो जाती हैं, वो अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म नहीं करती, तो उस केस में जो ट्रीटमेंट है वो कौन कौन से हैं? दो ट्रीटमेंट हमारे पास आते हैं। फर्स्ट वन इज डायलिसिस। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Dialysis is the method in which waste are excreted from blood by using a dialysis fluid. There are two methods of dialysis. Number 1, hemodialysis. In hemodialysis, the patient blood is pumped through a machine called dialyzer. Dialyzer भी कह सकते हैं आप. The dialyzer contain long tube. Blood flows inside the tube while dialysis fluid flows outside. Extra water and waste move from the blood and enter the dialysis fluid. The purified blood is then returned back to the body. हमने क्या अभी रीडिंग की? हम पढ़े हैं कि अगर किडनी का फेलियर हो जाता है बेटे तो उस केस में हमारे पास कौन सी ट्रीटमेंट आएगी? तो फर्स्ट वन ट्रीटमेंट जो है डेट इज नोन एज डायलिसिस। डायलिसिस जो है ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ब्लड के अंदर से बेटे वेस्ट जो है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि वेस्ट जो है उसको निकाला जाता है, लेकिन ये स्पेशल टाइप के एक फ्लूइड के जरिए किया जाता है, डेट इज नोन एज डायलिसिस फ्लूइड। और ये डायलिसिस जो है ये दो मेथड हैं इसके करने के। एक है हीमोडायलिसिस, ठीक है, और
हीमोडायलिसिस में क्या होता है बेटे, इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो ब्लड है वो पंप किया जाता है थ्रू अ मशीन, यानी कि मशीन के ज़रिए पेशेंट का ब्लड जो है वो निकाला जाएगा। उस मशीन को हम लोग क्या कहते हैं, डायलिज़र कहते हैं, डायलाइज़र, ठीक है, डायलाइज़र कहेंगे उस मशीन को। डायलाइज़र कंटेन लॉन्ग ट्यूब, डायलाइज़र में लॉन्ग ट्यूब्स होती हैं, एक ट्यूब नहीं बल्कि दो ट्यूब्स यहाँ पे होती हैं। ब्लड जो है वो ट्यूब के अंदर फ्लो करता है और डायलिसिस फ्लूइड जो, यानी कि वो फ्लूइड जो अब डायलिसिस जिसका हो चुका होगा, ठीक है, वो फ्लूइड जो है वो आउटसाइड जो है वो अब मूव करेगा। एक्स्ट्रा वाटर और जो वेस्ट होते हैं वो बेटे ब्लड में से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं और वो मूव कर जाते हैं फ्रॉम ब्लड, और वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर एंटर हो जाएंगे और जो प्योरीफाइड ब्लड होगा वो वापस जो है वो बॉडी में चल जाता है। सिंपल सा फिनोमेना है। यहाँ पे क्या है, देखो मैंने आपको क्या कहा, जो मशीन है जिसके जरिए ये सारा प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायलाइजर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें ट्यूब्स होती हैं, दो मेन ट्यूब्स इसके अंदर होती हैं, एक आपका ब्लड जिससे एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है और एक जिससे ब्लड जो है वो वापस जा रहा होता है। जब ब्लड आपका यहाँ से निकलना शुरू होगा तो इस मशीन के ज़रिए ब्लड जो है उसकी प्योरीफिकेशन शुरू हो जाती है। ब्लड के अंदर से हर तरह का वेस्ट, एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकलना शुरू हो जाता है और वो निकल के आउटसाइड जो है एक जगह पे स्टोर होना शुरू हो जाता है। और उस स्टोर मटेरियल को हम लोग, उस वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, डायलिसिस फ्लूइड के मतलब डायलिसिस फ्लूइड की फॉर्म में वो एक जगह पे वेस्ट जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा। फिर उसकी जो है प्योरीफिकेशन होगी। प्योरीफिकेशन के बाद जो प्योर ब्लड आपके पास होता है ना वो वापस आपकी बॉडी में चला जाता है, और जो डायलिसिस के बाद जो फ्लूइड हमारे पास यानी कि जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है बेटे वो अंदर नहीं जाएगा बॉडी में, वो क्या हो जाएगा, वहां से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। इन शॉर्ट बेटे क्या होगा कि डायलाइजर जो है वो एक मशीन है, उस डायलाइजर के जरिए जो है ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। यानी कि जो काम पहले किडनीज कर रही थी ना, अब वो काम कौन कर रहा है, मशीन्स कर रही हैं, ठीक है। उसी तरह से ब्लड के अंदर से तमाम का तमाम जो वेस्ट मटेरियल है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो ब्लड में से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और ये एंटर हो जाता है कहाँ पे, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। प्योरीफाइड ब्लड जो है वो दोबारा से बॉडी के अंदर वापस चला जाता है और जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाएगा एज ए डायलिसिस फ्लूइड, आउटसाइड द बॉडी जो है वो रह जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस कहते हैं, ठीक है। ये डायलिसिस की एक हमने मेथड पढ़ लिया। दूसरा मेथड भी आपकी बुक में यहाँ पे गिवन है डायलिसिस का, दैट इज नोन एज पेरिटोनियल डायलिसिस। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। Peritoneal dialysis. In this method, dialysis fluid is pumped into the peritoneal cavity, the space around gut in abdomen. The wall of the peritoneal cavity are lined with peritoneal membrane. The waste pass from the blood present in the blood vessel of peritoneal membrane into the dialysis fluid. After some time, the dialysis fluid is drained. हम क्या पढ़ रहे हैं, डायलिसिस। डायलिसिस दो तरह के थे, ठीक है। डायलिसिस करने के दो मेथड थे। पहला मेथड कौन सा हमने पढ़ा था, हीमोडायलिसिस, ठीक है। अब दूसरा हम क्या, अभी जिसकी मैंने रीडिंग की है, डेट इज नोन एज पेरिटोनियल डायलिसिस। इस मेथड में क्या होता है बेटे, इस मेथड में डायलिसिस फ्लूइड जो है उसको पंप किया जाता है किसके जरिए, पेरिटोनियल कैविटी के जरिए। किसके जरिए, पेरिटोनियल कैविटी के जरिए। पहले हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने एक मशीन पढ़ी थी जिसको हम लोग क्या कहते थे, डायलाइजर कहते थे। यहाँ पे किसके जरिए होगा वो पंप, पेरिटोनियल कैविटी के जरिए। अब पेरिटोनियल कैविटी क्या चीज़ है बेटे, पेरिटोनियल कैविटी एक स्पेस है हमारे गट के, यानी कि हमने जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ना, तो वहाँ पे हमारा जो गट है, गट के इर्द गिर्द यानी कि एब्डोमेन में पेरिटोनियल कैविटी होती है। पेरिटोनियल कैविटी जो है उसके इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ब्लड के अंदर जितना वेस्ट मटेरियल होता है बेटे, जितना ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो ब्लड से ब्लड वेजल्स में आएगा, और वेजल्स किसकी वेजल्स में आएगा, वो आएगा पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में, और पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से ये कहाँ आता है, ये आएगा डायलिसिस फ्लूइड में। डायलिसिस फ्लूइड अभी
पीछे मैं आपको पढ़ा के आई हूँ डायलिसिस फ्लूइड क्या है। और कुछ देर के बाद ये डायलिसिस फ्लूइड जो है उसको ड्रेन कर लिया जाता है, यानी कि वो बॉडी से बाहर जो है वो निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस वो डायलिसिस होता है जो पेरिटोनियल कैविटी के जरिए होता है। ठीक है, जो पेरिटोनियल कैविटी है उसकी वॉल्स के इर्द गिर्द जो है एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। और जो वेस्ट मटेरियल है बेटे ब्लड के अंदर, वो ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो ब्लड से ब्लड वेजल्स में जाएगा डिफरेंट टाइप की, और वहाँ से मतलब वो ब्लड वेजल जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, तो आप ये कह सकते हैं ब्लड वेजल्स ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। तो वेस्ट जो है वो पास होगा फ्रॉम ब्लड इन ब्लड वेजल्स ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ से कहाँ जाएगा, इनटू डायलिसिस फ्लूइड, और कुछ देर के बाद डायलिसिस फ्लूइड जो है उसको ड्रेन कर लिया जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया बेटे पूरा प्रोसेस। पहला प्रोसेस पढ़ा हमने ट्रीटमेंट का, दैट इज नोन एज डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसा मेथड था जिसमें वेस्ट मटेरियल को बॉडी में से बेटे ब्लड में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ डायलिसिस फ्लूइड। और डायलिसिस करने के दो तरीके होते हैं, एक है हीमोडायलिसिस और एक कौन सा था, पेरिटोनियल। हीमोडायलिसिस जो है ये, इसमें क्या होता है कि एक मशीन होती है दैट इज नोन एज डायलाइजर, उसके जरिए डायलिसिस किया जाता है। और जो दूसरा आपका मेथड है दैट इज नोन एज पेरिटोनियल। पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल कैविटी के जरिए जो है वो डायलिसिस किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम को ज़रा आप लोग गौर से देखो, थोड़ा सा इसको मैं शॉर्ट करती हूँ। यहाँ पे आपको हीमोडायलिसिस की ये डायग्राम दिखाई हुई है। ये क्या चीज़ है, आपके पास किसी भी पेशेंट का आर्म है, यहाँ पे यहाँ से ब्लड रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो जगहों पे आपकी यहाँ पे जो हैं वो मतलब आप समझो कि दो तरह से आपकी यहाँ पे स्ट्रिंज हैं, एक तरफ से ब्लड निकाला जा रहा है और एक तरफ से ब्लड वापस डाला जा रहा है। ठीक है, ब्लड जो है वो एक मशीन में जाएगा दैट इज नोन एज डायलाइजर। क्या कहेंगे उसको, डायलाइजर कहेंगे। यहाँ पे जो ट्यूब लगी है, यहाँ पे भी एक ट्यूब है, यहाँ पे भी एक ट्यूब इंसर्ट की गई है। इस ट्यूब से ब्लड जो है वो निकल रहा है, ब्लड आ रहा है, और ब्लड कहाँ आ रहा है, एक मशीन के अंदर आ रहा है दैट इज नोन एज डायलाइजर। ठीक है, अब सारा ब्लड यहाँ पे आएगा इस मशीन के अंदर। इस मशीन के अंदर जो वर्किंग होगी वो क्या होगी, जस्ट लाइक किडनी। ब्लड के अंदर से हर तरह का वेस्ट मटेरियल, ठीक है, डिफरेंट टाइप के हमने वेस्ट पढ़े थे वहाँ पे, इसके अलावा एक्स्ट्रा वाटर जो है वो ब्लड में से एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा। एक्सट्रैक्ट होने के बाद बेटे ये सारा का सारा जो वेस्ट मटेरियल है ये कहाँ स्टोर होना शुरू हो जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको डायलिसिस फ्लूइड दिखाया और यहाँ पे आपको दिखाया हुआ यूज डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, जो यूज्ड है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल निकल गया। ठीक है, अब जो प्योरीफाइड ब्लड है वो सारा का सारा दूसरी ट्यूब से वापस आपकी बॉडी में जाएगा, यानी कि यहाँ से वो ब्लड आ रहा है जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल शामिल है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड रिटर्न होके वापस होके जा रहा है, जो डायलाइजर जो मशीन थी उस मशीन से वापस जा रहा है ना, ये ब्लड अब प्योरीफाई हो गया। इस ब्लड के अंदर से हर तरह का वेस्ट मटेरियल जो है वो निकल चुका है। ठीक है, अब ये प्योरीफाइड ब्लड है और ये ब्लड अगेन जो है वो बॉडी के अंदर जो है डिफरेंट टाइप की ब्लड वेजल से अब सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डायलाइजर पूरा दिखा लिया, उसका फंक्शन दिखा लिया, उसकी वर्किंग दिखा ली। यहाँ पे क्या था, ब्लड रिमूव हो रहा था बॉडी से, और यहाँ पे क्या है, प्योरीफाइड ब्लड जो है अगेन रिटर्न हो रहा है किसकी तरफ, बॉडी की तरफ। ठीक है, ये यूज डायलिसिस फ्लूइड है और ये आपके पास डायलिसिस फ्लूइड है। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, पहला ट्रीटमेंट पढ़ा किडनी फेलियर का, दैट इज नोन एज डायलिसिस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड जो ट्रीटमेंट है दैट इज नोन एज किडनी ट्रांसप्लांट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज डन फॉर एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ किडनी। नेक्स्ट पेज पे आए, एडवांस किडनी फेलियर। In this treatment, a healthy kidney from some donor is transplanted into the patient body along with the damaged kidney. The donor of kidney may be deceased person or a living one. Living donor may or may not be a relative of the patient. In all cases, the donor kidney is matched with the patient immune system.
When a matching kidney is transplanted, it may work normally in the patient body for 10 to 15 years. सेकेंड मेथड बेटे, सेकेंड मेथड जिससे जब किडनी का फेलियर हो जाता है तो पहले तो क्या होता है कि डायलिसिस होता है। अच्छा, अब डायलिसिस की एक एज होती है कि कब तक आप डायलिसिस करवा सकते हैं। उसके बाद डायलिसिस भी जो है वो करामत साबित नहीं होता, डायलिसिस से भी जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी किडनीज टोटली जो हैं वो फेल चुकी होती हैं। उस केस में एक ही ट्रीटमेंट बाकी बचता है, डैट इज़ नोन एज किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? किडनी ट्रांसप्लांट कहते हैं। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि किसी भी डोनर से, डोनर कौन सा होता है? जो अपना ऑर्गन डोनेट कर रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं, और जो ले रहा होता है उसको हम रिसीवर कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि आपकी किडनी जो है, जो ओल्ड किडनी है, जो किडनी आपकी फेल हो चुकी है, उस किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाता है बाय अ न्यू वन, यानी कि आपकी बॉडी में न्यू किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की जाती है। और ये नई किडनी जो है, ये हेल्दी किडनी ली जाती है किसी भी डोनर से। और ये डोनर जो है बेटे, ये डिसीज पर्सन भी हो सकता है, यानी कि ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसकी डेथ हो गई है और डेथ होने के बाद उसने अपने ऑर्गन जो हैं वो दे दिए ट्रांसप्लांट होने के लिए। ठीक है, डोनेट कर दिए उस पेशेंट का, यानी कि जिसकी डेथ हो, उस पर्सन का जिसकी डेथ हो चुकी है उसका भी हम किडनी ले सकते हैं। और एक हेल्दी नॉर्मल लिविंग पर्सन जो है वो भी अपनी किडनी जो है वो डोनेट कर सकता है। अगर कोई पर्सन अपनी एक किडनी डोनेट कर भी दे ना, तो वो एक किडनी अगर उसकी बॉडी में रह जाए तो भी वो सारी ज़िंदगी जो है वो एक किडनी के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि किडनी अगर आप अपनी एक डोनेट कर भी दो ना, कोई भी पर्सन अगर अपनी एक किडनी दे भी देता है ना, तो वो एक किडनी के साथ भी जिंदा रह सकता है और हेल्दी लाइफ जो है वो गुजार सकता है। तो क्या होता है कि हेल्दी पर्सन जो है वो अपनी किडनी जो है वो डोनेट करता है, यानी कि कोई डोनर अगर आपको मिल जाता है तो आपका जो पेशेंट है जिसकी किडनी जो है वो फेल हो चुकी हैं, तो उसकी किडनी जो है डोनर अपनी किडनी देता है और उसकी हेल्दी किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट की जाती है पेशेंट की बॉडी में अलॉन्ग विद डैमेज किडनी, यानी कि जो डैमेज किडनी होती है ना उसको निकाला नहीं जाता। ठीक है, उसको बस वहाँ से कट ऑफ किया जाता है और उसके साथ ही न्यू किडनी भी जो है वो ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। ठीक है, जो लिविंग डोनर है बेटे वो पेशेंट का रिलेटिव भी हो सकता है, और यानी कि उसका उससे कोई रिश्ता भी हो सकता है, और वो उसका कोई रिश्तेदार नहीं भी हो सकता। यानी कि क्या होना चाहिए कि जो पर्सन भी आपको अपनी किडनी डोनेट करता हो या आपको अपनी किडनी देना चाहे, उसका इम्यून सिस्टम आपके इम्यून सिस्टम से मैच होना चाहिए। तो जब किसी दूसरे पर्सन का इम्यून सिस्टम आपके इम्यून सिस्टम के साथ मैच कर जाता है, इसका मतलब है कि वो अपनी किडनी आपको दे सकता है। ठीक है, तो मैचिंग किडनी जो है वो पेशेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट की जाती है, और जब ये ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाता है तो जो यहाँ पे वो किडनी जो ट्रांसप्लांट की जाती है बेटे, वो उसकी बॉडी में जाके नॉर्मली जो है वो फंक्शन करती है, और ये ट्रांसप्लांट किडनी जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 साल तक जो है वो उस पर्सन के अंदर नॉर्मल तौर पर फंक्शन कर सकती है। तो इस डेट क्लियर, हमने यहाँ पे क्या पढ़ लिया बेटे? हमने यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट जो है उसको भी डिटेल से पढ़ा कि किडनी जो है वो किस तरह से ट्रांसप्लांट की जाती है। मैंने आपको बताया कि एक हेल्दी पर्सन जो है वो अपनी किडनी जो है वो किडनी फेलियर वाले पेशेंट को जो है वो डोनेट कर सकता है, और बस ये होना चाहिए कि जो डोनर है और जो एक्सेप्टर है उन दोनों की किडनीज, यानी कि उनका जो इम्यून सिस्टम है वो मैच होना चाहिए। जब इम्यून सिस्टम मैच कर जाता है तो किडनी जो है उस हेल्दी पर्सन की लेके ट्रांसप्लांट की जाती है पेशेंट के अंदर, और जब ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाता है तो नॉर्मली पेशेंट की बॉडी में किडनी जो है वो 10 से 15 साल तक जो है वो वर्किंग कंडीशन में रहती है। ठीक है, आपकी बुक में यहाँ पे बेटे एक डायग्राम भी दी हुई है पेरिटोनियल डायलिसिस की, वो मैंने पहले आपको नहीं बताई थी। हमने डायलिसिस पढ़े थे दो तरह के, एक हमने पढ़ा था डायलाइजर वाला जो मशीन के जरिए हो रही थी, और एक यहाँ पे था पेरिटोनियल डायलिसिस। यहाँ पे ये बॉडी देखो, ये पूरा गट है। ठीक है, ये पूरा क्या है? गट है, यानी कि गट के अंदर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन आ रही है। अगर यहाँ पे गौर करो तो ये रेड कलर में एक आपको लाइन दिखाई हुई है, दिस इज नोन एज पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जिसका भी हमने जिक्र भी किया था, और इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, दैट इज नोन एज पेरिटोनियल कैविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी के जरिए जो डायलिसिस किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है कि डायलिसिस सारा आपका वेस्ट मटेरियल आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड से सारा का सारा वेस्ट जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद अब जो प्योर ब्लड है वो वापस जो है इसी
वेजल के ज़रिए जो है बॉडी में वापस चला जाता है, यानी कि वेस्ट जो है वो ब्लड से रिमूव कर लिया जाता है टू डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, कंसेप्ट यहाँ पे भी वही है जो उधर था। तो ये आपको डायग्राम बनी हुई है किसकी, पेरिटोनियल डायलिसिस की। तो हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में बेटे, हमने पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट हमने पढ़े। देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, एक था डायलिसिस और एक कौन सा था, किडनी ट्रांसप्लांट। डायलिसिस में हमने 2 तरह के डायलिसिस पढ़े, एक हीमोडायलिसिस पढ़ा और एक कौन सा पढ़ा, पेरिटोनियल डायलिसिस पढ़ा। और उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया, किडनी ट्रांसप्लांट पढ़ाया। इसके साथ ही बेटे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल से पढ़ा। मैंने आपको सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल से पढ़ाया। 3 यहाँ पे मेन डायग्राम्स थी जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई। एक था ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक था स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और एक आपके पास था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन हमने ड्रॉ किया था, उसकी लेबलिंग की थी। इन तीनों डायग्राम्स आपने बेटे अच्छी तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये तीनों डायग्राम्स आपको मस्ट आनी चाहिए। अगर इनके ऊपर लॉन्ग नोट आता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो भी आपने ये डायग्राम मस्ट बनानी है। मैं हमेशा वही डायग्राम ड्रॉ करती हूँ जो आपने पेपर में ड्रॉ करनी होती हैं। ठीक है, तो जितनी भी डायग्राम मैं आपको चैप्टर वाइज सारी करवा रही हूँ, साथ साथ आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनकी लेबलिंग आपको आनी चाहिए। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह डिटेल से आप लोग स्टडी करें। इस चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। 10th क्लास, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बेटे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में है जो मैं अभी आपसे शेयर करना भूल गई। जितनी भी आपके चैप्टर में ऐसे बॉक्सेस में जितनी भी इंफॉर्मेशंस दी हुई हैं, ये सारी की सारी आपने लर्न करनी है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में और MCQs की फॉर्म में आती हैं। ठीक है, ये मैंने आपको मेरे से स्किप होगी, इसको भी हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इन पंजाब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज कंट्रोल्ड बाय पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। इट इंश्योर्स दैट पीपल कैन हैव सूटेबल ट्रांसप्लांटेशन विद सेफ्टी एंड क्वालिटी। यानी कि पंजाब के अंदर जो, यानी कि ये जो प्रोविंस है पाकिस्तान का पंजाब, यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है, यानी कि जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी। इस अथॉरिटी का, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या होता है कि ये इंश्योर करती है कि लोगों को बेटे सूटेबल ट्रांसप्लांटेशन जो है वो इजीली जो है वो मिल सके विद सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो यहाँ पे सिर्फ एक ऑर्गन की बात नहीं है, यानी कि ये पूरी जो आपके पास अथॉरिटी है पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आइज़ है, आइज़ भी ट्रांसप्लांट होती हैं। ठीक है, आइज़ है, लिवर है, लंग्स हैं, हार्ट है और किडनीज़ हैं। ठीक है, तो ये हर चीज़ को इंश्योर करवाते हैं कि हर चीज़ का ट्रांसप्लांट जो है वो सेफ्टी और क्वालिटी, सूटेबल क्वालिटी के साथ जो है वो किया जा सके। तो इस इंफॉर्मेशन को आपने अच्छी तरह से याद करना है। यहाँ पे पीछे अगर आप लोग आए अपने चैप्टर में, यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन भी गिवन थी, इसको भी हम एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ये रही, ठीक है, आपकी बुक का पेज नंबर बेटे 41 है। ठीक है, ये भी मैं मेरे ख्याल से स्किप कर गई थी उस टाइम। ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर्ड थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बिकॉज दे आर रिलेटिवली लार्जर इन साइज। हमने यहाँ पे 2 मेन चीज़ें पढ़ी थी। एक हमने क्या पढ़ा, ब्लड सेल्स पढ़े, और एक हमने क्या यहाँ पे मतलब जब हमने फिल्ट्रेट का प्रोसेस पूरा फिल्ट्रेशन का देख रहे थे, तो 2 मेन चीज़ें हैं बेटे, एक ब्लड सेल्स हैं और एक प्रोटीन्स हैं। ब्लड सेल्स और प्रोटीन जो हैं ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के ज़रिए फिल्टर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका साइज जो है वो रिलेटिवली लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर, जैसे साल्ट थे, वाटर था, ग्लूकोज था और यूरिया था, उनकी निस्बत जो ब्लड सेल्स हैं और जो प्रोटीन है उनका साइज़ बड़ा होता है। इसलिए ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के ज़रिए इनका फिल्ट्रेशन नहीं होती। तो ये भी आपने याद करना है अच्छी तरह। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ सकता है कि वाई ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट फिल्टर, तो आप वहाँ पे यही बताओगे बिकॉज देयर साइज इज़ रिलेटिवली लार्जर। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। अल्लाह हाफिज़ 10th क्लास।